देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो सामने जैसा कि लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन से लेकर भारत पाकिस्तान विभाजन। कैबिनेट मिशन से लेकर भारत पाकिस्तान विभाजन यानी कि पूरी विषय वस्तु पढ़नी है बाय स्टेप। क्लियर? और ये मैं कह सकता हूँ आराम से कि अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ ली ना, तो एक साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें अब एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि सीधी सी बात है, एक साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें एक ही क्लास में ख़त्म। समझ रहे हैं? तो इस पर एक एक बिंदुवार बहुत ध्यान से सुनना है। पहले केवल सुनेंगे, बाद में मैं इसे 25 मिनट में या 20 मिनट में लिखा दूंगा, जितना भी स्टेप बाय स्टेप लिखाना है। बस केंद्र आपका जो पूरा माइंड है वो पूरी तरीके से टॉपिक पर होना चाहिए, टॉपिक के हर बिंदु पर होना चाहिए। ठीक है? तो क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन था ये आपका ऐसे ही नहीं आया, इसके पहले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमें मालूम होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये जो कैबिनेट मिशन था 19 फरवरी, आप डेट याद रखेंगे, पहले 19 फरवरी, क्योंकि मैं सामने लिखता भी चलूंगा और भी अच्छा याद रहेगा। 19 फरवरी क्या है? 19 फरवरी 1946। क्लियर? ये 19 फरवरी 1946 जो है, इसको आप ऐसे याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने लास्ट में भी बताया 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है? ये मोस्टली हमें अवधि भी याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पुट हो जाती है। ठीक है? 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, नाम याद रखना, सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखकर नहीं बताई जा सकती हैं, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मैं केवल हिट पॉइंट बोर्ड पर लिखूंगा, इसलिए पूरे फोकस के साथ सुनना है, पूरी एकाग्रता आपके यहाँ पर होनी चाहिए बोर्ड पर। ठीक है? 19 फरवरी 1946 एक तिथि आपको याद रखनी है। क्या होता है, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, अच्छी तरीके से नाम याद रखना। ठीक है? क्लीमेंट एटली एक घोषणा करते हैं, और वो घोषणा भारतीयों के लिए करते हैं, स्पेशली भारतीयों के लिए, कि भाई हम एक शिष्टमंडल भारत के लिए भेज रहे हैं। और यह घोषणा इटली के द्वारा कब की गई? 19 फरवरी 1946 को। इस घोषणा के तहत क्या था, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस घोषणा के तहत स्टूडेंट एक पैनल बनाया गया था, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्लास ऐसी है कि जो इस क्लास के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक ही क्लास में कवर कर जाएंगे। ठीक है? तो ये पैनल बनाया गया था, किसने बनाया था? क्लीमेंट एटली ने उस समय। ठीक है? और इस पैनल को भेजा गया था भारतीयों के पास, भारतीयों के लिए बनाया था। तो यहाँ से क्या है कि ये क्वेश्चन बनता भी है और सीधा बनेगा कि एटली ने किस तिथि को यह घोषणा की थी, यानी कि कैबिनेट मिशन की घोषणा एटली के द्वारा किस तिथि को की गई थी। तो प्रॉपर याद होना चाहिए, 19 फरवरी 1946 को एटली के द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है? अब क्या है, ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे स्टूडेंट। कितने सदस्य थे? 3। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में लगातार दोनों बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और इसके अलावा लोअर पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब क्या है, 3 सदस्यीय जो था ये पैनल, ये भारत भेजा गया, इंडिया, भारत भेजा गया। क्लियर? क्या था, क्यों भेजा गया, ये बस याद रखना है। इसके जो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं वो ये हैं, पहला, भारतीयों के लिए, यानी कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा, क्योंकि भारतीयों की क्या ही भाई संविधान की मांग तेज होती जा रही ना उस समय।
समझ रहे हैं, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था उस समय भी मैंने बताया। तो क्या है कि पहला इसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण करना, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ये जो है आपके संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? दूसरा, ये तो इसका प्रॉपर मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना भारतीयों के लिए। ठीक है। लेकिन एक इसका गौण रहस्य भी था, गौण उद्देश्य, गौण कहते हैं अप्रधान, यानी कि ये तो था प्रधान कि संविधान सभा का निर्माण होगा। एक होता अप्रधान यानी कि गुप्त, साइड से कह सकते हैं। तो इसका अप्रधान लक्ष्य मालूम था क्या था? भारत का विभाजन भी था। किसका? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये तो घोषणा की गई थी 19 फरवरी 1946 को एटली के द्वारा कि भाई हम एक शिष्टमंडल भेज रहे हैं भारत के लिए जो संविधान सभा का निर्माण करेगा और उनकी जो दिक्कत चल रही है भारत में उसको सॉल्व करेगा। ठीक है। अब क्या है कि भारत कब पहुंचा, दोनों डेटा आपको याद होनी चाहिए। तो याद रखना है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और दिल्ली पहुंचा। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाना है आपसे आगामी परीक्षा में कभी भी कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया। तो याद होना चाहिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। पहुंच गए। ये भी खुद अपने आप में क्वेश्चन है जो बनेगा कि 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। याद रखना, क्योंकि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड वेवेल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये हमें प्रॉपर याद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर जब ये भारत पहुंचा और दिल्ली पहुंचा, इसमें कितने पैनल का सदस्य थे मैंने अभी बताया है। इसमें 3 सदस्य थे स्टूडेंट। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत ध्यान से सुनिए, खुद प्रश्न होगा एग्जाम में। तो याद रखना कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। प्रॉपर याद रखना, ये बनेगा क्वेश्चन। ये 3 सदस्य थे। 3 कौन कौन से थे ये हमें प्रॉपर याद होना चाहिए। तो याद रखना है, एक तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। ये आपको याद होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। क्लियर। सेकंड याद रखना है एबी अलेक्जेंडर। दूसरे जो इसके सदस्य थे इस पैनल के, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे और अंतिम सदस्य जो थे इस पैनल के, उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टूडेंट, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है आज की क्लास का कि यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। उसका रीजन भी है। भारतीयों ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह किए। उसमें पहला ये था मिशन जो अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया, जिसके तहत यह निर्धारित हुआ कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। और संविधान सभा होगी तभी जाके आगे को क्या होगा? संविधान का निर्माण होगा। सीधी सी बात है ना पैनल, याद होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे ये खुद अपने आप में क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 3 सदस्य थे। प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। 3। तीनों के नाम आपके माइंड में यहाँ जहन में होने चाहिए। स्टूडेंट मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
तब अगर ये पूछा जाता है तो निश्चित है तभी कर पाओगे जब तीनों पैनल आपका दिमाग में होगा। तो याद रखना है, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, A.B. अलेक्जेंडर इसके भी सदस्य थे, और इसके अलावा स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स इसके भी सदस्य थे। ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टूडेंट, चूँकि मैं पहले ही बता चुका, क्या है कि सारी चीज़ें बोर्ड पर लिख कर नहीं बताई जा सकती। किसी भी सब्जेक्ट को देखते हुए कुछ चीज़ें आपको मैं बाद में भी बताऊंगा, मतलब शॉर्ट हैंड में लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु को ही लिखाने का प्रयास करूँगा। अब चूंकि यहाँ तक प्रश्न बहुत सिंपल है जो कई बार बन भी जाएगा, लेकिन एक प्रश्न जो अब जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, वह उस समय कौन थे? तो याद रखना उस समय भारत सचिव थे। ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के जो ये सदस्य हैं जिनका नाम है A.B. अलेक्जेंडर, ये उस समय कौन थे? तो ये नौसेना मंत्री थे। ये हमें याद रखना है। क्लास को पहले ध्यान से समझेंगे, कोई पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल जब मैं चलवाऊंगा तब मैं बता दूंगा, बाद में मैं इस पूरी क्लास को समझाने के बाद स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हैं आपके स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, ये थे आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। यहाँ तक भी हमें एकदम बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बेहतर है। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके मुख्य उद्देश्य आप 3 दे सकते हैं, जवाब भी उसके दे सकते हैं। पहला, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करना। क्लियर? दूसरा, अंग्रेजी सत्ता का भारतीयों के लिए सत्ता हस्तांतरण, यानी कि अंग्रेजी जो सत्ता है, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे थे उस समय, अंग्रेजी सत्ता भारतीयों के हाथों में आना, यानी कि अंग्रेजी जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में देना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यानी कि इसको किस तरीके से कह सकते हैं? सत्ता हस्तांतरण इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपसे कोई वैसे भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या जवाब दोगे आप? सत्ता हस्तांतरण, या कह सकते हैं इस तरीके से भी आप कह सकते हैं अंग्रेजी सत्ता का भारतीयों के हाथों में सत्ता देना, यानी कि सत्ता हस्तांतरण इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब क्या था? बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए ये भारत आया। एक एक पैनल पे बाद में बात करूंगा, ध्यान से सुनना। अब चूंकि इसका मेन उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था, मैं बार बार बता रहा हूँ, संविधान सभा, वही संविधान सभा जिसने हमारा क्या किया? संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसने हमारा संविधान बनाया। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट? इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या इस मिशन ने निश्चित की 389। ये आपके माइंड में होना चाहिए। कहीं आप जाकर 90 पेज में, तो इससे बेहतर है पहले 89 को माइंड में रखें। यानी कि इस मिशन के तहत ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ये आपके याद होना चाहिए सबसे पहले, और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर बेहतर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। 389 होगी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। ये किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने। क्लियर? ये फैक्ट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना कि कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इस 389 में भी क्या पैनल था? जरा ध्यान से सुनेंगे। इस 389 में 296 सदस्य, ये एक पॉइंट याद होना चाहिए। 296, 296, 296 सदस्य तो निर्वाचित होंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। 296 सदस्य निर्वाचित, यानी कि जो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। निर्वाचित का मतलब आप समझ रहे होंगे जिन पर वोट डाल दिया जाता है। ठीक है, 296 इसमें निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेट। और ये जो 93 सदस्य होंगे स्टूडेंट, ये याद रखना है देसी रियासतों के होंगे, यानी कि जो देसी राजा महाराजा थे उस समय। देसी रियासतों,
यहाँ से स्वयं अपने आप में प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। क्या बनेगा कि संविधान कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या किसने निश्चित की गई थी? 389 क्लियर। दूसरा स्टेप, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे ये तय किया गया था। निर्वाचित यानी कि जिन्हें जनता डायरेक्ट वोट करेगी 296। कितने सदस्य देशी रियासतों के लिए रखे गए थे संविधान सभा में? देशी रियासत का मतलब होता है, जैसा कि मैं पहले भी हिस्ट्री में बताता आया हूँ, इसका मतलब है देशी राजा महाराजा जो थे उस समय, ठीक है। 93। अब ध्यान से सुनना, इस 93 में भी क्या है, ये जो 296 है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस 296 में 292 सदस्य जो प्रॉपर एग्जाम में पूछा जाएगा, 292 सदस्य तो होंगे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत जो थे। 296 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत। एक एक बिंदु को अच्छी तरीके से समझना है। और 4 सदस्य होंगे आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब आप समझ सकते हैं 292 और प्लस कितने हो गए? 4, 296। यानी कि सीधा सा इसका अर्थ ये है, अगर हम एक तरीके से समझें, 389 कुल सदस्य संख्या होगी संविधान सभा में। ये पूछा जाएगा एग्जाम में। दरोगा का एग्जाम भी कभी यूपीएसआई देना है ना, तो दिमाग को खोल के एकदम पढ़ना, क्योंकि एसआई के लिए भी कोई स्पेशल जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार क्लास में ठीक से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में कंप्लीट है एसआई भी, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, ठीक है। 389 में से अगर वो ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि कितने सदस्य मनोनीत होंगे, ये तय किया गया, तो 93, ठीक है। अगर वो ऐसा पूछेगा कि कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 296, और 296 से भी कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 292, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने होंगे? 4 सदस्य। लेकिन स्टूडेंट यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, और क्या क्वेश्चन होगा? कैबिनेट मिशन के तहत जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, कौन सा नहीं है? यानी कि ऑप्शन में 4 होंगे, कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था उस समय। तो हमें चारों याद होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं, इसको थोड़े से वे में मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। जैसे आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, दिल्ली, पांडिचेरी, समझ रहे हैं ना। ब्रिटिश राज में उस समय ऐसे ही प्रारूप का जो राज्य होता था उसे क्या कहा जाता था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। यानी कि एक मोटी भाषा में समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। जैसा आज हम यूटी बोलते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली, बिल्कुल ठीक उस समय अंग्रेज जमाने में जो इस तरीके के प्रारूप वाले राज्य थे उसको क्या कहा जाता था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कौन सा नहीं था? चारों हमें क्लियर याद होने चाहिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो देखो चारों कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूँ सामने, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। एक तो आपका दिल्ली, दिल्ली याद होना चाहिए स्टूडेंट, दिल्ली। दूसरा था आपका जो याद रखना है, कुर्ग कर्नाटक, यानी कि कुर्ग कर्नाटक। तीसरा, ठीक है, तीसरा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, दिल्ली, दूसरा कुर्ग कर्नाटक, तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा और अंतिम था उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय।
जो आपको याद रखना। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, दोनों तरीके के बन सकते हैं। पहला, कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी उसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। यह पूछा सीधा संख्या में पूछी जा सकती कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4। दूसरा ये पूछा जा सकता है कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा एग्जाम लेवल को देखते हुए, लगभग ऐसा ही है पेपर में पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो याद रखना है दिल्ली, कुर्ग यानी कि कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा, ये 4 ऐसे जो उस समय स्टेट थे जो केंद्र शासित जैसा इनको दर्जा था। तो अब आपके समझ में आया कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या इतनी निश्चित की गई, 296 निर्वाचित होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे, 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से सीधे निर्वाचित होंगे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। और ये जो होते 93 ये मनोनीत हैं, ये निर्वाचित नहीं होंगे। ये कौन से हैं? 93 क्या होंगे? मनोनीत। इसीलिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा। कैसा पूछा जाएगा जरा ध्यान से सुनेंगे। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? तो वहां आपके ऑप्शन में मालूम है क्या क्या होगा? ए निर्वाचित, बी मनोनीत, सी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, यहाँ देख भी रहे होंगे निर्वाचित भी हुए हैं और मनोनीत भी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस स्थिति में? इस प्रश्न का आंसर एग्जाम में यही होना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार से चुने गए। ये खुद क्वेश्चन है एग्जाम में बनेगा स्टूडेंट, जो सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्य इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ ना, उधर आगे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये चलते रहेंगे तो इधर आगे बैठ जाओ। तो देखिए मैं बता रहा था कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए, देखिए एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार से चुने गए, क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे होंगे निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार से चुने गए। क्लियर? यानी कि स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब क्या है कि एक ऐसा सवाल जो आमतौर पर इंटरव्यू बेस भी है, लिखित परीक्षा में शायद ही पूछा जाए, लेकिन याद रखना 389 ही क्यों निश्चित की गई सदस्य संख्या? ज़्यादा भी हो सकती थी, क्योंकि स्टूडेंट उस समय ये तय किया गया, बहुत ध्यान से सुनना, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। 10 लाख, ये ध्यान से सुनना, कितना? 10 लाख। अब जब संविधान सभा का सदस्य 10 लाख पर चुना जाना है एक, अब चूंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी उस समय 39 करोड़ थी। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी थी? 39 करोड़। तो 39 में जब आप 10 की गुणा करोगे तो 390 बैठता है, तो इसलिए 389 रखी गई। ये एक प्रॉपर इंटरव्यू वाला सवाल भी है जो कई बार एग्जाम में बन सकता है। जैसे कि कोई ये पूछ लेंगे आपसे, कोई अगर पूछा कि 389 क्यों निश्चित की गई या 390 क्यों निश्चित की गई, क्यों है, रीजन क्या था इसका? चूंकि उस समय देखिए, ये तो एग्जाम में बनेगा, संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना गया, ये सवाल जरूर एग्जाम में बनेगा। तो याद रखना 10 लाख। अब 10 लाख पर एक चुना गया तो सीधी सी बात है, उस समय जनसंख्या जो थी भारत की 39 करोड़ थी। अब 39 में जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे वही 390 के समथिंग बैठेगा, तो इसलिए 389 रखे गए। ये हमें याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, संविधान सभा के अब क्या होते हैं? संविधान सभा चुन गई, यानी संविधान सभा के सदस्य निश्चित हो गए, कितने कितने हैं। अब एग्जाम में अगर मैं कांस्टेबल के हिसाब से भी देखूँ तो क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था, यानी कि ये चुनाव हुए कब थे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, इनके चुनाव हुए थे जुलाई 1946
जुलाई 1946। ये आपके माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए सवाल, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। संविधान सभा के जो ये सदस्य है ना 389, बात आ रही है कुछ समझ में? इनका चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946। समझ रहे हैं ना? आया कुछ समझ में? यानी कि इनका जो निर्वाचन हुआ था, इनके लिए जो वोट पड़े थे वो कब पड़े थे, ये महीना ही पूछा जाएगा आपसे, ये भी मैं बता दूं। तो याद रखना जुलाई 1946 में वहाँ वोट पड़े थे। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं। 296 ही वोट पड़ेंगे, 296 के लिए तो वोट पड़ने हैं, बाकी 93 तो क्या होने हैं? मनोनीत होने, नॉमिनेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक एक मिनट, एक एक पॉइंट को। 1946 जुलाई 1946 में चुनाव हो जाते हैं। अब सवाल ये बनेगा, ये तो है ही जो पूछा जाएगा, ये बनेगा उस समय फिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, उस समय मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, ये सवाल एग्जाम में बनने हैं। तो याद रखेंगे उस समय कांग्रेस को तो मिली थी स्टूडेंट 208 सीटें, जो आपको याद रखना। क्लियर? मुस्लिम लीग की बात करता हूं तो उस समय मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो वोटिंग हुई 73 सीटें, और 15 सीटें मिली अदर को। जरा जोड़ के देखो ये। इतना ही बैठा? क्लियर? तो मेरा कहने का अर्थ ये है, यहां से भी आपको सीधे परीक्षा में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले ही ये बात बता चुका कि यदि ये क्लास आपने स्टार्ट टू लास्ट कवर कर ली तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में आने वाले बहुत टॉप लेवल के सवाल एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे। यानी कि पहला स्टेप यहाँ से क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ वो किस महीने में हुआ, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना जुलाई 1946 में हुआ। ये याद सवाल पूछा जाएगा उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा मंच था, आप जानते भी होंगे। और सेकंड मंच जो सबसे बड़ा था ना उस समय, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की है उस समय। बहुत ध्यान से सुनना। तो कांग्रेस को 208 सीटें जो याद रखना है। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73। और इंडिया मुस्लिम लीग की, वही मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अदर को कितनी मिली? 15। इस प्रकार निर्वाचित हुए कितने? 296 सदस्य। बताइए, इतनी बात यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई? बाय स्टेप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है। मुस्लिम लीग, जिसका पूरा नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पीछे का कुछ बिंदु बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की मांग कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दी थी। मोस्टली ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान की मांग जो की थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। ये बहुत ध्यान से सुनिए। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की और कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिया, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को, तो सीधी सी बात है मुस्लिम लीग उनके कहने पर नहीं चलती। ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो एक डेट याद रखेंगे आप, बहुत जो शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दरोगा भर्ती के किसी एग्जाम में। 12 अगस्त 1946 यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, डेट याद रखनी है। ये 22 स्टेप में बताता चल रहा हूँ, याद रखेंगे। 12 अगस्त 1946। क्या होता है इस 12 अगस्त 1946 को? स्टूडेंट 12 अगस्त 1946 को जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड वेवेल, ये आप माइंड में बिठा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। कैबिनेट मिशन जिस समय भारत आया उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। मैं कुछ आपको रिकैप करा दूं, थोड़ा सा पीछे का वायसराय देखो, ध्यान से सुनना। लॉर्ड वेवेल की अवधि थी 1944 से 1947, ठीक।
1944 से लेकर 1936 तक की अवधि थी उनकी लॉर्ड लिनलिथगो, और 1936 से लेकर 1931 तक की अवधि थी लॉर्ड वेलिंगटन की, और 1931 से 1926 तक की अवधि थी लॉर्ड इरविन की, समझ रहे हैं, और 1926 से लेकर 1921 तक की अवधि थी लॉर्ड रीडिंग की, समझ रहे हैं, और 1921 से पहले वो पीछे तक वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो वेवेल ने क्या किया कि जब एक मिनट देखिए, जब निर्वाचन तो होकर निपट गया, मिस्टर तोमर साहब इधर देख लो, जब ही आप वर्दी पहन सकते हो, जब एक एक पॉइंट को यहाँ पे दिमाग में बैठा हो, और आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ना चल रही हैं, तो वो आपके दिमाग की बात है, लेकिन मुझे बताइए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 12 अगस्त 1946 यानी कि चुनाव होने के बाद, अब चुनाव हो गए थे तो अच्छा, उसका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना, यानी कि आगे इनके लिए सब कुछ करना भारतीयों के लिए। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय थे भारत के, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, यानी कि जो उस समय जो नेहरू थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस मंच का, उन्होंने एक निमंत्रण भेजा सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजा। किसने? लॉर्ड वेवेल ने। यानी कि बहुत ध्यान से सुनना एक एक बिंदु को। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा, सारी चीज़ें लिख के नहीं बताई जा सकती हैं, मैं इसलिए कुछ पॉइंट बिंदुवार कुछ प्रश्नों को बता रहा हूँ। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भेजा और बोला कि भाई आप क्या बनाइए, अपनी सरकार बनानी शुरू कीजिए, अंतरिम सरकार। ध्यान से सुनिए, अब सरकार क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने तो स्वीकार कर लिया उनका निमंत्रण। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इस चीज़ से खुश थे, लेकिन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस चीज़ से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। तो ध्यान से सुनना है, नेहरू जी तो तैयार हो गए थे, इसके विरोध में यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनेगा एग्जाम में, छाप लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आगे आने वाले समय में सीधा बनेगा। इसके विरोध में अब नेहरू जी तो राजी हो गए कि ठीक है हम सरकार बनाते हैं, ठीक, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। किसका? नेहरू जी की सरकार बनाने का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ स्टूडेंट, बस वही चीज़ ध्यान से सुननी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया जब नेहरू सरकार बनाने चले। और आप जानते होंगे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग